Hello guys, today we will discuss the transport of food and other substances. आपको हमने पिछले टर्न पर बताया था कि वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड होता है जाइलम के थ्रू, और फूड और हार्मोन्स का जो ट्रांसलोकेशन होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में हार्मोन्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन आता है और इसको स्पेशल टर्म दिया जाता है ट्रांसलोकेशन। तो इसमें के जो मेन पॉइंट है ये है लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लीफ में फूड की सिंथेसिस होती है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और प्रोसेस इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है ये ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो हमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्टार्च। और प्लांट्स लीफ की मीजोफिल सेल्स में, लीफ की मीजोफिल सेल्स, अब कल भी आपको मीजोफिल सेल्स का नाम लिया था, आज भी लिया है, थोड़ा सा मीजोफिल सेल्स के बारे में देख लेते हैं। अगर लीफ का हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर इसमें हमें दो एपिडर्मिस दिखाई देती हैं। एक अपर एपिडर्मिस जो ऊपर की सतह होती है, जैसे ये लीफ है इस तरह की, तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और इन्हीं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो बीच की सेल्स होती हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम मीजोफिल की सेल्स बोलते हैं, मीजोफिल की सेल्स। और इन मीजोफिल की सेल्स में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे फूड की मैक्सिमम सिंथेसिस इन्हीं मीजोफिल की सेल्स में होगी। तो जब मैक्सिमम सिंथेसिस लीफ में होती है तो हम लीफ से ही फूड का ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। तो लीफ की मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, और इसी मीजोफिल की सेल में ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट कर जाएंगे और स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है और स्टार्च जो होता है पॉलीसेक्राइड होता है, मतलब कई सारे मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ जाएंगे तब पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो स्टार्च का फॉर्मेशन मीजोफिल की सेल्स में ही होगा। और इसी के पास में लीफ में जो रिब्स या वेन्स होती हैं, मिडरिब या मिडरिब से निकलने वाली वेन्स, जैसे ये लीफ है तो इसमें ये मिडरिब होगी, उससे निकलने वाली जो ब्रांचेज होती हैं इनको वेन या वेनलेट्स बोलते हैं। तो इन वेनलेट्स में और मिडरिब में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम वगैरह। ये मान लीजिए लीफ का जाइलम है और इसमें यहाँ पर फ्लोएम की टिश्यू प्रेजेंट है। तो जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो फूड की सिंथेसिस हुई इन द मीजोफिल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इन टू स्टार्च। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हार्मोन्स आर मेड इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। हार्मोन्स जो होते हैं ये रूट टिप या शूट टिप पर इनका फॉर्मेशन होता है। फूड और हार्मोन्स दोनों की जरूरत पूरी प्लांट की बॉडी को होती है। तो इनका सिंथेसिस वाले पॉइंट से अदर पॉइंट्स तक ट्रांसलोकेशन की जरूरत होती है। मान लीजिए रूट है, रूट कोई फूड की सिंथेसिस नहीं करेगी, कोई क्लोरोफिल नहीं है उसमें, तो फूड की सिंथेसिस नहीं करेगी, लेकिन उसमें फूड की जरूरत पड़ेगी। रूट की सेल्स को फूड की जरूरत होती है। तो फूड कहाँ से आएगा? फ्रॉम द लीव्स। कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट होके आएगा।
तो हार्मोन्स रूट की और शूट की टिप पर बनते हैं और फूड लीव्स पर बनता है मैक्सिमम। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट नीड्स फूड एंड हार्मोन्स, जबकि जरूरत फूड और हार्मोन्स की प्लांट के हर एक पार्ट को है, प्लांट के हर एक पार्ट को है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और इसी फूड या हार्मोन का ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक होना है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। हार्मोन्स ट्रांसलोकेट अलोंग विद फूड, फूड के साथ साथ हार्मोन्स, हार्मोन्स बहुत स्मॉल अमाउंट्स में बनते हैं, तो स्मॉल अमाउंट्स में बनते हैं तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किसी भी चीज़ के साथ। तो ये फूड के साथ ट्रांसलोकेट होते हैं, फूड के साथ इनका ट्रांसलोकेशन होता है। और ट्रांसलोकेशन जो होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और फ्लोएम में भी हम खास तौर से देखें तो सीप ट्यूब। फ्लोएम के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इनमें फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो मेनली होता है विद द हेल्प ऑफ सीप ट्यूब। सीप ट्यूब की हेल्प से ट्रांसलोकेशन होता है। अब सीप ट्यूब के का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस फिगर में दिखाया गया है। सीप ट्यूब ये भी वैसल्स की तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे जाइलम में हमने पढ़ा था जाइलम वैसल, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि इनके जो एंड्स होते हैं इन पर सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, ये पहला डिफरेंस है, सीव प्लेट प्रेजेंट होती है। और ये सीव प्लेट जो होती है ये परफोरेटेड होती है, छलनी की तरह होती है, परफोरेटेड होती है। इसीलिए क्या हो सकता है, ये फूड एक सीप ट्यूब से दूसरी सीप ट्यूब में जा सकते हैं। तो सीप ट्यूब जो होती हैं इनमें जो इंड्स हैं, इनके इंड्स में या 2 सीप ट्यूब के बीच में सीप प्लेट प्रेजेंट होती है, और ये सीप प्लेट परफोरेटेड होती है, बिल्कुल छलनी की तरह होती है। और दूसरा डिफरेंस जाइलम वेसल और फ्लोएम में क्या है, जाइलम वेसल जो होती थी वो डेड सेल होती हैं, डेड सेल होती हैं क्योंकि उनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जबकि सीप ट्यूब में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। और लिग्निन के डिपोजिशन ना होने की वजह से ये कैसी हो जाती हैं, लिविंग। तो सीप ट्यूब जो होती हैं ये लिविंग होती हैं, सीप ट्यूब लिविंग होती है। इसी से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है, सीप हर एक सीप ट्यूब के साथ में एक एडिशनल सेल जुड़ी रहती है, इस सेल्स को हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन का हिंदी मतलब होता है सखी या सहेली। तो ये सीप ट्यूब के लिए सखी सेल या सहेली सेल की तरह काम करता है। कैसे सखी सेल क्यों बोलते हैं या कंपेनियन सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सीप ट्यूब है इसको अभी बताया हमने ये लिविंग है, लेकिन इसमें कहीं पर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसके प्रोटोप्लाज्म को गाइड कौन करेगा, न्यूक्लियस का काम होता है गाइड करना, तो न्यूक्लियस नहीं है तो गाइड कौन करेगा, तो गाइड करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसके प्रोटोप्लाज्म को गाइड करता है या रेगुलेट करता है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी देख लें, अगर सीप ट्यूब का जो प्रोटोप्लाज्म है ये पूरी सेल में बिखरा हुआ नहीं होता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है, और इन्हीं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की वजह से फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसलोकेशन इजीली हो जाता है, ये हेल्प करते हैं फूड के ट्रांसलोकेशन में। तो फूड का ट्रांसलोकेशन मेनली सीप ट्यूब से होता है, और ये लिविंग सेल होती है, और इसका जो गाइडेंस है या इसका जो कंट्रोल है वो पूरा किसके पास होता है, कंपेनियन सेल के साथ। फ्लोएम में नेक्स्ट
कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर्स। तो इन्हीं के बीच बीच में जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स और पैरेन्काइमा की सेल्स होंगी। पैरेन्काइमा की सेल्स इससे एसोसिएटेड होंगी। फ्लोएम फाइबर्स इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी। ये डेड सेल्स होती हैं और ये फ्लोएम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो लिविंग सेल्स होती हैं वो इनमें वाटर जो होता है वाटर का डिफ्यूजन कराएंगी। वाटर के डिफ्यूजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है ये अभी हम ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे तब बताएंगे। ठीक, तो ये 4 सेल होती हैं जो फ्लोएम से एसोसिएटेड होती हैं। अब आपने देखा कि जाइलम में 3 सेल थी जो डेड थी, एक सेल थी जाइलम पैरेन्काइमा जो लिविंग थी। जाइलम में जाइलम वेसल डेड होती है, ट्रैकिड्स डेड होती हैं, जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा अकेली ऐसी सेल थी जो लिविंग होती है। बट इन फ्लोएम 3 सेल लिविंग है, एक सेल डेड है, जस्ट उल्टा है। स्लीप ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, केवल फ्लोएम फाइबर अकेली ऐसी सेल है जो कि डेड होती है। तो इनमें डेड टिश्यू कम है, जाइलम में डेड टिश्यू ज़्यादा है, तो जाइलम ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, फ्लोएम कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? तो फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए आपको पता है कि मीजोफिल सेल में शुगर का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू पॉलीसैकेराइड स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टार्च इसके अंदर भर गया। अब इस स्टार्च को अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है? जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू की सीप ट्यूब के पास तक पहुँचना है। और कोई भी ऐसा पैसिव मैकेनिज्म नहीं होगा जिसकी वजह से फूड सीप ट्यूब तक पहुँचे या फ्लोएम तक पहुँचे। जब पैसिव मैकेनिज्म नहीं है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी खर्च करके पहुँचाते हैं, और एनर्जी खर्च करके जो किसी चीज़ कोई काम किया जाता है या कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो शुगर का या स्टार्च का जो ट्रांसलोकेशन होना है मीजोफिल सेल से फ्लोएम तक, मीजोफिल सेल से फ्लोएम तक, तो ये होगा विद द एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस होगा, एनर्जी खर्च करके हम जबरदस्ती धक्का देके इसको फ्लोएम की सीप ट्यूब तक पहुंचाएंगे। और फ्लोएम की सीप ट्यूब तक पहुंचने के बाद क्या होता है? मान लीजिए फ्लोएम की ये सीप ट्यूब है, यहाँ पर स्टार्च पहुंच गया, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म का ज़्यादा हो जाएगा। बाहर क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये बॉल कैसी है? थिन, लिविंग, और लिविंग सेल के अक्रॉस जब 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हैं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और ऑस्मोसिस से वाटर इस जगह पर पहुंच जाएगा। और ऑस्मोसिस से जब वाटर यहाँ पर पहुंचा तो क्या हुआ? यहाँ पर प्रेशर डेवलप हुआ, पानी लगातार पहुंचता जा रहा है। शुगर कहाँ से आ रही है? लीफ से, लीफ की मीजोफिल सेल से शुगर आती जा रही है, यहाँ से पानी आता है, तो पानी अल्टीमेटली यहाँ पर भर जाएगा। और जब पानी भरेगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा, और उस प्रेशर की वजह से फूड नीचे और ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा उसकी तरफ ये जाने लगेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फूड का ट्रांसलोकेशन हो जाता है इनसाइड द सीप ट्यूब, और फिर अल्टीमेटली ये पहुंचता है उस जगह पर जहाँ पर फूड को या तो स्टोर होना है या फूड को यूज होना है। उस जगह पर ये पहुंचेगा, तो पहुंचने के बाद फिर वही प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फूड को ले जाना है, हायर कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फूड को ले जाना है। लेकिन ये क्या है? सॉल्यूट। फूड क्या है? सॉल्यूट। शुगर, स्टार्च जो भी है वो सॉल्यूट है,
और ऑस्मोसिस से सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी खर्च करके सुक्रोज को उन सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा जहां पर उनका स्टोरेज होना है या जहां पर उनका यूटिलाइजेशन होना है। तो सोर्स वाले एरिया में, सोर्स क्या हो गया, लीफ, ये सोर्स है। सोर्स वाले एरिया से फ्लोएम की सीड ट्यूब तक फूड का पहुंचना, ये एक्टिव प्रोसेस हो गया। सिंक वाले एरिया जहां उसका यूज होना है फूड का, वो सिंक वाला एरिया होगा। तो सोर्स वाले एरिया में एक्टिव प्रोसेस होगी और सिंक वाले एरिया में भी एक्टिव प्रोसेस होगी। तो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, फूड सोर्स से सीड ट्यूब तक जाएगा और सीड ट्यूब से सिंक तक जाएगा और इस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। और इसी फूड के साथ साथ हार्मोन्स भी ट्रांसलोकेट होते रहते हैं। अब आपने देखा कि जब वाटर का कंडक्शन हो रहा था तो वाटर का कंडक्शन नीचे से ऊपर की ओर ही हो रहा था। कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें वाटर ऊपर से नीचे आ रहा हो। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर की ओर, रूट से शूट की ओर। लेकिन फूड में आपने देखा कि ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, अगर कोई ब्रांच है तो उस तरफ भी चला जाएगा। और इवन अगर जरूरत के हिसाब से हम देखें तो लीफ जब फूड बना रही है, मान लीजिए एक पोटैटो का प्लांट है, फूड की सिंथेसिस लीफ में हो रही है और वो फ्लोएम के थ्रू जा रहा है और एक्सेस फूड जितना होता है वो जमीन के अंदर जो पोटैटो ट्यूबर होता है उसमें स्टोर होता है। ऊपर से फूड आ रहा है नीचे जमीन के अंदर, स्टेम के पोर्शन में, आलू क्या है, स्टेम है, स्टेम में स्टोर हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर फूड आ रहा है। लेकिन किसी वजह से लीफ को, अगर हम सारी लीफ को तोड़ दें तब क्या होगा, तब फूड की सिंथेसिस तो होगी नहीं। उस समय क्या होगा, पोटैटो ट्यूबर के अंदर जो स्टार्च स्टोर है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जाएगा और प्लांट को सरवाइव करके रखेगा जब तक उसमें न्यू लीव्स नहीं निकल आती हैं। तो पहले ऊपर से नीचे फूड आ रहा था, लीफ से पोटैटो ट्यूबर तक फूड आ रहा था, लेकिन जब लीव्स हटा दी तो क्या हुआ, वही पोटैटो ट्यूबर फूड की सप्लाई करने लगा उन पार्ट के लिए जहां पर लीफ को ऑरिजिनेट होना है, नोट्स तक। तो फूड का जो मूवमेंट होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। फूड का ट्रांसलोकेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है, जबकि वाटर का कंडक्शन जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।